आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों से बात करना चाहते हैं जो मई और जून में होने वाली यूपी की जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम है उनको फेस करने वाले हैं। स्पेशली उनके लिए ये प्रोग्राम एक तैयार किया है जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा। उस ऐप के माध्यम से ये क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन इस क्लास में आपके लिए क्या है हमारा ये प्रोग्राम और कैसे इससे जुड़ करके आप निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप इस आने वाले एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी ही मेहनत करके ये 65 डेज़ का प्रोग्राम तैयार किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपना ये प्रोग्राम बताएंगे, कैसे इस 65 दिनों के क्रैश कोर्स में संपूर्ण भारतीय इतिहास को हम समावेश करने वाले हैं। संपूर्ण भारतीय इतिहास को हम रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन में पूरा डेप्थ तक हम जाएंगे, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए ऐसा हम करेंगे। और 10 मई तक हमारा ये पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। इसीलिए इस 65 दिनों में 65 लेक्चर में हमने इसको डिवाइड किया है। आज इस डेमो क्लास के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए ये क्यों फायदेमंद होने वाला है और हमें ये प्रोग्राम क्यों लेना चाहिए। इस प्रोग्राम के बारे में और जानकारी लेने के लिए इसमें यहाँ पर प्राइस नहीं दिया गया है। ये मात्र 499 रुपीज़ का प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें 499 रुपीज़ का प्रोग्राम ये आपके लिए रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें और इससे जुड़ सकें, ठीक है। ₹499 इसमें आप पे करके हमारे ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें 65 डेज के पूरे लेक्चर लाइव भी होंगे और आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी जिनको बाद में भी आप कई बार रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि ड्यूरिंग क्लास सीधे आपको मिलेगी, यहाँ पर लाइव क्लास भी मिलेगी, इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी और हमारी क्लास में हम कैसे आपको पूरा प्रोग्राम पढ़ाएंगे उसका एक डेमो यहाँ पर हम देंगे आपको, ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। मात्र 65 दिनों में आपको ऐसा लगेगा आपने संपूर्ण इतिहास का दोबारा अध्ययन कर लिया, क्योंकि एग्ज़ाम होने में काफ़ी लंबा गैप हो गया है। जब वैकेंसी आई थी तब से लेकर के एग्ज़ाम के बीच का एक लंबा गैप हो गया है। तो इस वजह से हो सकता है पढ़ाई में ढिलाई हो गई हो या संपूर्ण इतिहास को कैसे हम समीक्षा करें, सारांश उसका, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। और इसके माध्यम से हम आपको जो बताएंगे उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, क्लास के दौरान लेक्चर दिए जाएंगे, पीपीटी के माध्यम से, मैप के माध्यम से और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको टॉपिक समझाए जाएंगे। हर एक टॉपिक के पूरा होने के बाद चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो मॉक टेस्ट होंगे एक तरह से, और उस मॉक टेस्ट के द्वारा आप अपने आप को रीचेक करते जाएंगे। अगर किसी टॉपिक पर कहीं समस्या आएगी तो क्लास के दौरान आप उस पर अगर बात करेंगे तो उसको हम दोबारा आपको समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अपना ये प्रोग्राम और इसमें कैसे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हमारा सिलेबस है, संपूर्ण भारत का जो हमारा सिलेबस है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, उसे हमने कुल 30 टॉपिक में जो है वो पूरा सिमट के रखा है। 30 टॉपिक में पूरा इसको समायोजित किया गया है। इन 30 टॉपिक में संपूर्ण भारतीय इतिहास को हमने ले लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। जैसे प्राचीन पहला चैप्टर हमारा होगा, ये हम आपको अभी पढ़ाएंगे डेमो के तौर पर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, इसी में मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम काल यानी कि चोल चेर पांड्य को हम पढ़ेंगे, गुप्त काल को हम पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के राज्य यानी कि इनमें हम जो पांड्य हैं, जो पल्लव हैं, चोल हैं, उनको पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो 12वां चैप्टर है, इसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा जिसमें हम महमूद गजनबी से, इसमें हम बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फिर उसके बाद प्रांतीय राज्यों का उदय, फिर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, उसके बाद जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन है इसकी बात करेंगे, मुगल काल के राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद मुगल काल के प्रशासन, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे।
टू दी पॉइंट इसमें बात की जाएगी, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड बात की जाएगी, जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और उनको पीपीटी के माध्यम से, उनको तमाम इमेजेस यानी कि पिक्चर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तक हमारा मध्यकालीन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो उस पर 2-3 लेक्चर लिए जाएंगे, कोई टॉपिक छोटा है तो वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो 30 हमारे चैप्टर हैं ये 65 लेक्चर में हमारे कंप्लीट होंगे, 65 क्लासेस हमारी कंप्लीट होंगी, और जो टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, वो इसके अलावा अलग से होगा। ठीक है, इसके अलावा मराठा राज्य की बात की जाएगी। मराठा राज्यों में छत्रपति के साथ साथ पेशवाओं का काल भी हम इसी में ले लेंगे। उत्तर मुगल काल में हम औरंगजेब के बाद से लेकर के जो हमारे अंतिम बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे, वहां तक हम यहाँ पर लेके जाएंगे आपको। उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जैसे बंगाल है, जैसे मैसूर है, अवध है, आदि राज्य, इनकी बात करेंगे। उसके बाद हम भारत में यूरोपीय, या इसके बाद हमारा फिर भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हो जाएगा। तमाम यूरोपीय कंपनियां जो यूरोप से भारत आई, कहां कहां पर स्थापित हुई, उन्होंने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया, पूरा मैप के माध्यम से आपको लोकेशन के साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सारे प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्रों में। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हम बात करेंगे। फिर हम 1857 के विद्रोह और उनके परिणामों की बात करेंगे। उसके बाद हमारा किसान और जनजातीय आंदोलन आ जाएगा। फिर ब्रिटिश कालीन भारत में प्रेस एवं शिक्षा के विकास की क्या स्थिति थी, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस की स्थापना से शुरू होगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम तक जाएगा। फिर हम बात करेंगे भारत में जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, इनका पूरा चार्ट आपको दिया जाएगा। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या था, उसके समय में भारत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब का पूरा एक चार्ट मिलेगा। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो तमाम रियासतें थीं, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, तो इन सभी रियासतों को कैसे भारतीय परिसंघ में मिलाया गया, इनके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा सिलेबस जो है समाप्त होगा। तो इस प्रकार से इस सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे और हमारा जो पहला चैप्टर होगा वह होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, इतिहास की जानकारी के स्रोतों से ही हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी। और इसमें हम कैसे पढ़ने वाले हैं, देखो, तो जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा हमारे सिलेबस का, प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आता है? पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक और भवन आते हैं, मोहरें, मुद्राएं और सिक्के आते हैं, मूर्तियां आती हैं और चित्रकला से संबंधित साक्ष्य आते हैं। यानी कि खुदाई में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है, और इनमें जो भी सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं इतिहास के संदर्भ में। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और हेरोडोटस कौन था? ये एक यूनानी इतिहासकार था, यूनानी विद्वान था। इसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की और इसीलिए इसे द फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों में इन तीनों प्रकार के जो साक्ष्य हैं इनकी चर्चा की जाएगी। आगे इनसे संबंधित जो फैक्ट है, जहां से प्रश्न आते हैं, उसकी पूरी पीपीटी आगे मिलेगी, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण जो है वो इसके बाद आगे वाले पेज पर आपको मिल जाएंगे। जैसे साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो ब्राह्मण साहित्य यहाँ पर, यानी कि धार्मिक साहित्य, साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वह होता है जिसमें धर्म संबंधी बातें होती हैं, जैसे, और धर्म संबंधी बातों को भी, धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऐसा साहित्य जिसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित जानकारी दी गई है, और ब्राह्मण धर्म के अलावा अन्य धर्मों की जानकारी जिस साहित्य में दी गई है उसे ब्राह्मणेतर साहित्य कहते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मण साहित्य में वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, महाकाव्य आएंगे, पुराण, आरण्यक, मनुस्मृति, वेदांग आदि इसमें आएंगे ब्राह्मण साहित्य में। जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों की बात की जाएगी। बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था त्रिपिटक के रूप में। जब
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय मगध में जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, उसका शासन था। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई, और उसके उपरांत अजातशत्रु के शासन काल में ही पहली संगीति, बौद्ध संगीति बुलाई गई राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, और इसी बौद्ध संगीति में पहली बार बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने का काम किया गया। और यहीं पर बुद्ध के जो 2 शिष्य थे आनंद और उपाली, इन्होंने जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की। बाद में तीसरी बौद्ध संगीति में, जो कि किसके समय में हुई थी, जो कि अशोक के शासन काल में हुई थी, तो यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक, जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं, उसकी रचना हुई, और उसकी रचना मोंगली पुत्र तिस्स ने की। तो बौद्ध धर्म की जानकारी की जो शुरुआत है वो त्रिपिटक से होती है साहित्य की, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। आगे और इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा जब आपको हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य बौद्ध ग्रंथों की बात की जाएगी। जैन ग्रंथों को मुख्यतः आगम कहा जाता है, और जैन ग्रंथ बाद में संकलित हुए हैं, पहले बौद्ध ग्रंथ संकलित हुए हैं। तो ये धार्मिक स्रोतों या धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और साहित्यिक स्रोतों का जो दूसरा पार्ट है वो लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य उसे कहते हैं जिसका संबंध धर्म से नहीं होता, जो लौकिक जानकारियां देते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हड़ की राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और बाणभट्ट की हर्षचरित है। दक्षिण भारत की जानकारी के लिए ये जो शिल्पाधिकारम है, मणिमेखले है, तोलकाप्पियम की रचनाएं हैं, ये तमाम रचनाओं के माध्यम से हम तमिल साहित्य को जानते हैं। हर्षचरितम एक जीवनी ग्रंथ है, और ये कौटिल्य और ये अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और अष्टाध्यायी ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में प्राचीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में तीसरा नंबर आता है विदेशी यात्रियों के विवरण का। विदेशी यात्रियों के विवरण को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक, और तीसरा है अरबी लेखक। यहाँ पर आपको बता दें, भारत को सबसे पहले इंडिया कहने वाले लोग कौन थे? यूनानी थे। भारत को इंडिया किसने कहा सबसे पहले? यूनानियों ने कहा है। और इंडिया शब्द इंडस से निकला है, सिंधु नदी से निकला है। इसके अलावा भारत को जो है भारत क्यों कहा जाता है, तो इसकी जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है, जहां भारत के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और भारत में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय यानी कि भरत के जन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भरत एक जन था जिसके राजा सुदास थे। और ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन दिया गया है। और उसी से हमें पता चलता है कि उस समय भरत जन जो कबीला था जिसके राजा सुदास थे, उनके बीच में और 10 राजाओं का समूह था, उनके बीच में जो युद्ध हुआ है उसे क्या कहते हैं? दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उसमें राजा सुदास यानी कि भरत कबीले की विजय हुई, और इन्हीं की विजय गाथा को विजय संहिता के, जय संहिता के नाम से महाभारत में लिखा गया है। आगे और डिटेल्स इसका हम बताएंगे। तो इसी के आधार पर भरत के जन यानी कि भारतीय नाम दिया गया, और जहां पर भरत का स्थान था उसे भारत देश का नाम दिया गया पुराणों के अनुसार। लेकिन इंडिया जो पहली बार नाम दिया गया वो यूनानियों द्वारा दिया गया। यूनानी कौन थे और कब भारत में आए? सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानियों का भारत में आगमन हुआ, और यूनानी जो लेखक थे उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य में हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया पहली बार। भारत को हिंदुस्तान कहने वाले कौन थे? अरबी लेखकों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। और हिंदुस्तान शब्द भी हिंद यानी कि सिंध नदी से निकला हुआ है, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा गया, और उनके धर्म को हिंदू धर्म कहा गया। तो ये तमाम जो इनकी पहचान है भारत की, उसका इतिहास था। भारत में जो यूनानी रोमन लेखक थे, इनके द्वारा जो ये तमाम ग्रंथ, जो इनके जो विवरण हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी यात्रियों के विवरण पक्षपात से अलग होते हैं, क्योंकि इन पर पक्षपात ज्यादा नहीं होता। कई सारे विदेशी यात्री ऐसे थे जिन्होंने अपने ग्रंथ अपने देश में जाकर के लिखे, यहाँ का जो दृश्य उन्होंने देखा, जो अनुभव उसका था, उसकी जानकारी उन्होंने बाद में दी है। तो ये पक्षपात पूर्ण नहीं होते, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं इतिहास लेखन के लिए, ठीक है। तो यूनानी रोमन लेखकों में टीसीएस का नाम आएगा, हेरोडोटस का नाम आएगा, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले जो विद्वान थे जैसे नियार्कस है, अरिस्टोबुलस है, आने सिरकिट्स है, इनको कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो विदेशी यात्री थे या जो विद्वान थे वे कौन कौन से थे, या इनमें से कोई नहीं था। तो बड़ा अच्छा कोड इसका तैयार किया गया है, जिसमें आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। आना, ए से क्या हो जाएगा? अरिस्टोबुलस,
एन से हो जाएगा नियार्कस, और इस ए से हो जाएगा आने सर्किट्स। तो ये आपको आना यानी कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले विद्वान यानी कि आना, बहुत आसान है इसको याद करना। आगे भी बहुत सारे कोड डिकोड हम आपको देते रहेंगे टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा यूनानी रोमन लेखकों में अगला कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और इसने अपने जो अनुभव थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से संबंधित उन्हें इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, और ये इंडिका बेहद महत्वपूर्ण है भारत के मौर्यकालीन इतिहास के संदर्भ में, खास तौर से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में जानकारी देने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया राजदूत के रूप में, डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया, टालमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, इससे जानकारी मिलती है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये चीनी लेखक हैं। चीनी लेखकों में अधिकांश क्या थे? ये एक बौद्ध यात्री के रूप में भारत में आए हैं, तो इनकी जो दृष्टि है वो पूरी तरह से धार्मिक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए उस समय बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सबसे पहले फायहान आए थे गुप्त काल में, तो गुप्त काल से लेकर के आगे 7वीं 8वीं शताब्दी तक का पूरा जो वहाँ का जो बौद्ध काल का विकास था, या उस समय भारत की जो आंतरिक स्थिति थी, हालांकि राजनीति के बारे में ये ज्यादा जानकारी नहीं देते, लेकिन सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक जानकारी इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। तो ये फायहान, सुंगयुंग, हुएनसांग, इत्सिंग आदि जो चीनी यात्री हैं, इनकी भी अपनी एक, जैसे ये सियूकी है, देखिए ये हुएनसांग की भारत यात्रा सियूकी नाम के ग्रंथ में पूरी इसका वर्णन किया गया है। इत्सिंग की भारत यात्रा है, ये पूरा लिखा हुआ है। बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री जो आया था। फायान जो है ये भी इसने फोक्यूकी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इन तमाम ग्रंथों से जो कि चीनी लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, ये विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं इतिहास लेखन में बहुत मददगार है। इसके अलावा अरबी लेखक है सुलेमान अल मसूदी अलबरनी। अलबरनी ने तहकीक हिंद या भारत की खोज नामक जो पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में, ये पूर्व मध्यकाल के इतिहास की सामाजिक स्थिति को जानने का बहुत महत्वपूर्ण एक साक्ष्य है। और इब्न बतूता तो खैर मध्यकालीन भारत में आया था, तो प्राचीन भारत में यहाँ तक महत्वपूर्ण स्रोत हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और आगे कि आगे क्या है हमारे लिए यहाँ पढ़ने के लिए, तो देखो हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए पूरा एक चार्ट तैयार किया गया है। प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख या स्तंभ लेख हैं जो कि हमें तत्कालीन समय की जानकारी देते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, नासिक अभिलेख है। इनके डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। दूसरा जो अभी पीपीटी आगे आएगा उनके बारे में बताए जाएंगे। ये शासकों के नाम है, कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं। जैसे नासिक अभिलेख है, जैसे जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। ये हमें बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था गिरनार की पहाड़ियों पर, जिसे रुद्रदामन ने, इसका शक शासक रुद्रदामन ने पुनरुद्धार कराया है। अन्य शासकों का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। ये उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। तो तमाम ऐसे साक्ष्यों के माध्यम से हम चार्ट के माध्यम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देता है। एरन स्तंभ लेख भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य है जो 510 ईस्वी का है, गुप्त काल का है, ठीक है। एरन अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के जो युद्ध थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी से पता चलता है कि जो हर्षवर्धन के काल में नर्मदा नदी को उत्तरी और दक्षिणी राज्य के बीच में सीमा मान लिया गया था। तो ये तमाम जानकारियां इस पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्त ने की है, ठीक है। यहाँ पर हम केवल एक सैंपल थोड़ा सा दे रहे हैं कि क्या हमारा तरीका होगा पढ़ाने का, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको एक ट्रस्ट हो कि हाँ 65 दिनों में पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। और ये हमारी गारंटी है। अगर हमने ये शुरू किया है तो यकीन मानिए कि हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बड़ी ईमानदारी से पूरा करेंगे, और टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगी और पूरा ये मैटर मिलेगा, व्याख्या मिलेगी। इसमें हम आपको लेक्चर भी देंगे, व्याख्या भी देंगे, लिखवाएंगे भी। तो एक कंप्लीट मैटर आपके पास होगा शॉर्ट नोट के रूप में, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को आप अध्ययन नहीं कर सकते बार बार। इसके अलावा जैसे वेद हैं, फिर उनके उपवेद हैं और उनसे संबंधित तथ्य हैं। बहुत प्रश्न, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद जो कला नृत्य और संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जो वास्तुकला भवन निर्माण से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ था। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय
एवं कौशितकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय, टैली करने के लिए आते हैं ना कई बार, सामवेद का पंचविश एवं षडविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण आदि महत्वपूर्ण जानकारियां इस चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। इनके अलावा प्राचीन काल में तमाम जो लेखक हुए हैं उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की है इसका पूरा चार्ट देखिए, पहला चार्ट ये है और इसी को आगे बढ़ाया गया है ये दूसरे पेज पर। तो इस प्रकार से ये जो दो चार्ट के माध्यम से आपको जितने भी प्राचीन काल के ग्रंथ हैं उनके नाम मिल जाएंगे, ये ग्रंथ के नाम है, यहाँ पर रचनाकार किसने उनकी रचना की है और ये समय रचना काल, ये रचनाकार ये रचना काल, ठीक है, ये तमाम आपको मिल जाएंगे। जैसे ये कालिदास की देखिए पूरी रचनाएं हैं और इसका पहले वाला पेज भी है शायद, यहाँ पर देखिए तो कालिदास की रचनाएं जो है यहाँ से शुरू होती हैं। अब कालिदास की सारी रचनाएं यहाँ से शुरू हो जाती हैं, देखो ये पूरा, और गुप्त काल में ही लिखा था क्योंकि कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और साहित्यिक विकास इतना ज्यादा हुआ है, आप देखेंगे अधिकांश जो साहित्य है वो गुप्त काल में लिखा गया है। इस पेज पर देखिए अधिकांश साहित्य गुप्त काल में लिखा गया है, इसीलिए गुप्त काल को साहित्य की दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें जो कालिदास की रचनाएं हैं जैसे कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, इसके अलावा ये जो है आपका मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास की। और कालिदास के अलावा अन्य तमाम जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, इंडिका मेगस्थनीज, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, महाभाष्य पतंजलि, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, क्योंकि क्रमशः होगा ना, ये क्रमशः पूरा सारे चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो एक कंप्लीट मैटर आपके पास होगा। तो मुझे लगता है बड़ा फायदे का सौदा है, आपको जरूर कर लेना चाहिए। स्वप्न वासव दत्ता भास द्वारा रचित है, कामसूत्रा वात्सायन द्वारा रचित है, बाकी यहाँ से पूरा आपका समय भी लिखा हुआ है किस समय में इनकी रचना फाइनल हुई है। काम यहाँ से कालिदास की रचनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त काल की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है और उस घटना के आधार पर आप समझ पाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस प्रकार से अपने भाई रामगुप्त को हटा करके या मार करके गद्दी पर बैठा है। तो इसकी पूरी जो जानकारी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको ये कहानी हम सुनाएंगे जब गुप्त काल उसमें पढ़ाएंगे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है, बृहत संहिता, बराहमिहिर की रचना, कथा सरित सागर सोमदेव की रचना, अभिधम्म कोश वसुबंध की रचना है, रावण वध भट्टी, किराता अर्जुनियम भारवी, दश कुमार चरितम दंडी की रचना है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है और कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है। और कादम्बरी के बाद फिर ये यहाँ पर एक चार्ट शुरू हो जाता है। पीछे वाले मैप में भी देखो यहाँ पर, हाँ इसमें एक ही था, इसमें दो चार्ट एक साथ, एक ये है एक ये है। वासव दत्ता सुबंध की रचना, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, ये तीन बहुत पूछे जाते हैं। ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, बहुत पूछा गया है। मालती माधव भवभूति, पृथ्वीराज विजय जयानक, एक है पृथ्वीराज रासो, एक है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है और पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई ने लिखी है। दोनों में पृथ्वीराज चौहान की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो ये कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बृहत कथा मंजरी, ठीक है, नैषध चरितम, विक्रमांक देवचरित, गीत गोविंद, जयदेव की रचना कई बार पूछा गया। रासतरंगिणी जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर को अगर जानना है तो रासतरंगिणी को पढ़ना होगा। और रासतरंगिणी जो है ये कश्मीर के जो हिंदू शासक थे वहां तक की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। फिर रसमाला, सोमेश्वर, शिशुपाल वध, माघ आदि महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही चार्ट में हमको मिल जाती हैं। इसके अलावा फिर यहाँ से एक क्रमबद्ध लेखन प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। जो चीजें हमने पीछे पढ़ी थी उनका क्रमबद्ध लेखन यहाँ से शुरू हो जाता है। ये पूरा पीपीटी आपके पास रहेगा, आप चाहे तो इस पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ लें, चाहे तो इसको नोट कर लें। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्राथमिक स्रोत है, ठीक है, फिर इसमें दिया गया है पूरा द्वितीयक स्रोत ये दिया गया है, इसमें कुछ ग्रंथों के नाम उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। इसके अलावा वही चीज जो पीछे हमने बताई थी, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक, वेद, फिर अब इसका विस्तार से जो बात हमने पीछे आपको शॉर्ट में बताई इनका डिटेल्स दे दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों में पहला नंबर किसका आ रहा है, जो है ब्राह्मण ग्रंथों का, और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद,
तो वेद क्या होते हैं? इन ग्रंथों से वैदिक काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक जीवन की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये वेदों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा महाकाव्य के बारे में, अभी वही इतिहास के स्रोत ही चल रहा है पूरा। ठीक है, इन ग्रंथों में शिक्षाप्रद, उपदेशात्मक घटनाओं का विवरण दिया गया है। फिर पुराणों के बारे में बताया गया है। पुराण क्या है? ये प्रकृति में विश्वकोश। इन रचनाओं से ऐतिहासिक अनुक्रम संबंधी जानकारी मिलती है, वंशानुगत पूरी संरचना पता चलती है। ठीक है, और पूरा आख्यान मिलते हैं इसमें, सामरिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। दार्शनिक ग्रंथों का यहाँ पर बताया गया है साहित्यिक स्रोतों में। दार्शनिक ग्रंथों में जैसे शर दर्शन है, शर दर्शन में 6 दार्शनिक प्राचार्य की प्रवृत्तियों पर आधारित है। संस्कृत रचनाओं के माध्यम से उस समय की आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की सूचनाएं इससे मिलती हैं। वैज्ञानिक ग्रंथ आ जाते हैं, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, आर्यभट्ट की रचनाएं हैं, बराहमिहिर की रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे क्रमशः अगर देखा जाए तो चरक संहिता का संबंध किससे है? औषधि विज्ञान से है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, उसके अलावा आर्यभट्ट की रचनाओं का संबंध किससे? ये जो चरक और सुश्रुत संहिताएं हैं, इन दोनों का संबंध चिकित्सा विज्ञान से है। आर्यभट्ट की रचनाओं का संबंध किससे है? गणित से है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान से है। बराहमिहिर की रचनाओं का संबंध खगोलीय विज्ञान से है। तो चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान आदि की जानकारी जिन ग्रंथों से मिलती है उन्हें हम वैज्ञानिक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्याकरण ग्रंथ हो गए। व्याकरण ग्रंथ में सबसे पहले नाम आता है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की रचना मिलती है, जो व्याकरण पर आधारित प्रथम संस्कृत रचना है। प्रश्न निकल के आ गया कि व्याकरण पर आधारित प्रथम संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? तो वो अष्टाध्यायी है, पाणिनि द्वारा रचित किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, और इसमें जो है मौर्य काल में इसकी रचना की गई है। व्याकरण की दूसरी रचना जो है कात्यायन की वर्तिका है, जो कि मौर्य काल में लिखी गई है। तमाम ऐसी जानकारियां इसके माध्यम से आपको मिलेंगी, जो सीधे सीधे आपको प्रश्नों के उत्तर देने वाली है। विधि आधारित जो ग्रंथ हैं, विधि मतलब कानून, या उस समय जो धार्मिक कानून होते थे उनकी व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई है उन्हें विधि ग्रंथ कहते हैं। जैसे धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र संस्कृत में विधि आधारित प्रथम रचना है और ये मौर्य काल में पूरी की गई है। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ, यानी कि जो धर्मसूत्र ये और स्मृति ग्रंथ, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा गया है? धर्मसूत्र का धर्मशास्त्र कहा गया है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे विधि यानी कि कानून, कर्तव्य, अधिकार, संपत्ति, दंड आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसमें? धर्मशास्त्रों में। ठीक है, क्योंकि पहले कानून इसी से निर्धारित होते थे, दंड आदि का निर्धारण इसी के द्वारा होता था। राज व्यवस्था पर आधारित ग्रंथ क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखा गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये प्रशासन पर या राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। नाम तो उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन विषय इसका प्रशासन या राजनीति है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, इसका अधिकांश हिस्सा जो है मौर्य काल में लिखा गया और बाद में इसको फिर आगे और बढ़ाया गया था। प्रशासनिक प्रणाली का पूरा संबंध है। मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित अगर जानकारी आपको चाहिए तो इसी से मिलेगी। और पूरा जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में बटा हुआ। एक बार तो ये भी प्रश्न आ गया था, 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये जानकारी हमको मिल जाती है। तो हम अभी यहाँ तक थे। इसी प्रकार से देखो अगला पार्ट ये आ गया आपका नाटक आदि। प्राचीन भारतीय साहित्य में कई महान नाटककारों जैसे अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, इनकी रचनाएं आ जाती हैं। भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में रहते थे और जो मालती माधव महावीर चरित्र इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कितना महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। किसके बारे में बताया गया? ये भवभूति के बारे में बताया गया है। मालती माधव महावीर चरित्र इनकी रचनाएं हैं और ये कहाँ थे? कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे। ऐतिहासिक जो जीवन वृत्त है या ऐतिहासिक जो जीवन गाथाएं हैं उनमें बाण भट्ट की हर्षचरित है, जो गुप्तोत्तर काल की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जो इन्होंने हर्षवर्धन का पूरा जीवन चरित्र इसमें लिखा है। और अगर हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से जानना हो तो हर्षचरित बहुत महत्वपूर्ण है। पाली साहित्यिक स्रोत है, इसमें अलग अलग साहित्य को अलग अलग वंशों से जोड़ करके कि किस साहित्य से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये पूरा आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो पाली साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें क्या है, जो क्रॉनिकल अर्थात इनमें धर्म के आधार पर क्रॉनिकल यहाँ पर
धर्म के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की गई है। नॉन कैनोनिकल यानी कि ऐसे ग्रंथों का संबंध धर्म से है, किंतु इन रचनाओं में धर्म से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा नहीं मिलती है, जैसे कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो। इन रचनाओं द्वारा बौद्ध धर्म में बौद्ध शिक्षा, दर्शन, तत्व मीमांसा तथा धर्म के आध्यात्मिक और समाज के अनुभवों की स्पष्टता मिलती है। जातक कथाओं की बात की गई है। जातक कथाएं क्या है? जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वे जातक कथाओं में मिल जाती हैं, ठीक है। आदि जो है ये सब पाली भाषा में है, ये सब पाली भाषा में लिखी हुई हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। और इससे बौद्ध दर्शन के साथ साथ समकालीन प्रवृत्तियों की भी जानकारी मिलती है, यानी कि बौद्ध धर्म की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उस समय का जो समाज था उनकी भी जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। प्राकृतिक साहित्यिक स्रोत जो है, प्राकृत भाषा की बात की गई। पीछे पाली क्या था? पाली भाषा का जो पाली भाषा में जो साहित्य है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और प्राकृत भाषा का जो साहित्य है वह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के साहित्य को ही आगम के नाम से जाना जाता है, जो कि बल्लभी में होने वाली जैन संगीति में फाइनल रूप से पूरा संकलित किया गया था। तो जैन धर्म की रचनाएं प्राकृत साहित्यिक स्रोत के रूप में आती हैं, ठीक है। इनमें जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है, जो कि प्राकृतिक भाषा में किया गया था, इसीलिए इनकी अधिकांश रचनाओं में जो है प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया है। इनमें जैन संघों की व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और इसके अलावा जो इनकी जो प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन थे उन पर भी प्रकाश पड़ता है प्राकृतिक साहित्यिक स्रोतों से। तमिल साहित्य स्रोत आते हैं इसमें। तमिल साहित्य स्रोत में संगम साहित्य का नाम आता है। संगम साहित्य का संकलन जो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य किया गया था, इसीलिए इस समय को संगम काल के नाम से भी जाना जाता है, संगम काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें दक्षिण भारत में संगम युग का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये उसकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसी के अंतर्गत यानी कि इस संगम काल के अंतर्गत ही कई महत्वपूर्ण महाकाव्यों और ग्रंथों की रचना हुई है, जिससे दक्षिण भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, वहां की संस्कृति, समाज और धर्म आदि के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये रचनाएं जो हैं वो शासक या राजकीय वर्ग की जो नीतियां थी, जो उनकी शक्तियां थी, उनके बारे में भी प्रकाश डालते हैं। तो ये तमाम जो हैं महत्वपूर्ण स्रोत, जो पीछे जो हमने आपको समझाया था उसी को लिखित रूप में यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे ये स्रोत है प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ में दर्शाया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है। इस प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है इससे पता चलता है आर्थिक स्थिति कैसी है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच व्यापार, भारत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो देश है उनके बीच में व्यापार किस प्रकार से होता है। ऐसे ही ग्रीक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात लेखक की रचना है, और इसे जो है इसमें पता चलता है कि रोम और ग्रीक बंदरगाहों से भारत का व्यापार होता था, यानी कि भारत और रोमन व्यापार का सबसे प्राचीनतम जो स्रोत है जानकारी का वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है। ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है ये पता नहीं है, क्योंकि अज्ञात नाविक का इसमें नाम आता है। तो ये तमाम जो लेखक हैं उनके विस्तार से और ज्यादा डिटेल्स में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। काफी लंबा मैटर है ये, क्योंकि इसमें समय कम होता है तो हम आपको नहीं बता सकते यहाँ पर पूरी बात। कुल मिलाकर के हम आपसे, अब जैसे मान लीजिए फिर पाषाण काल हम शुरू करेंगे, तो पाषाण काल हमारा अध्याय 2 हो जाएगा। अब इस जैसे पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, ठीक है, इतिहास के स्रोत, तो उस इतिहास के स्रोत से संभावित प्रश्नों का हम पूरा आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उनका आप अध्ययन करेंगे, उनका आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अध्याय 2 शुरू हो जाएगा, पाषाण काल। अब इस पाषाण काल में इस मैप के माध्यम से भारत के पुरा पाषाण कालीन स्थलों की हम जांच करेंगे, और पुरा पाषाण कालीन स्थल में भी 3 पार्ट आ जाते हैं ना, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, तो उनको भी यहाँ मैप के माध्यम से इस तरह से, ये निम्न पुरा पाषाण काल है, ये मध्य पुरा पाषाण काल है, ये उत्तर पुरा पाषाण काल है। कितना आसान हो जा रहा है। कितने बार तो इस प्रकार से ही प्रश्न जैसे पूछ लिया गया है कि जो भीमबेटका की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो पाषाण काल के किस युग से संबंधित है। अब लोग कितना आसान हो गया, ये जो ट्रायंगल बना हुआ रेड कलर का यहाँ पर देख लिया, मध्य पुरा पाषाण, अब एकदम से आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो तमाम जो जैसे नदी घाटी हैं, है ना, तो नदी घाटी में जैसे ये आपका जो दक्षिण भारत से जो तमाम जानकारी यहाँ से मिलती है, जैसे अत्तिरपक्कम है। अत्तिरपक्कम वो पहली जगह थी जहां से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला पाषाण कालीन उपकरण खोजा था। तो ये सब मैप के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है, और हर एक समय का अलग अलग मैप है। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल को यहाँ पर ध्यान से, पुरा पाषाण काल के तीनों चरणों को उसमें ले लिया गया है, उसके बाद मध्य पाषाण काल को यहाँ पर
दिया गया है। इसके अलावा हम आपको जो अलग से भी हैंडराइटिंग में समझाएंगे, जैसे इतिहास का काल विभाजन है, तो इतिहास के काल विभाजन को हम आपको बताएंगे कि इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, अब इतिहास का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक प्रकार क्या है, एक प्रकार है कि उपकरणों के आधार पर, यानी कि मानव ने जो उपकरण प्रयोग किए थे उन उपकरणों के आधार पर इतिहास को हम कैसे बांटते हैं। ठीक है, उपकरणों के आधार पर। दूसरा क्या है, दूसरा है लेखन शैली के आधार पर, लेखन शैली के आधार पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं उपकरणों के आधार पर तीन प्रकार का विभाजन यहाँ पर किया गया है। कौन कौन सा? पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह काल। इस प्रकार से हमने उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन तीन भाग में कर दिया। फिर हम देखते हैं लेखन शैली के आधार पर। लेखन शैली के आधार पर भी तीन प्रकार से इतिहास को बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा इतिहास जिसमें लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि लिखने का ज्ञान नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसकी जानकारी के लिए पूरी तरह से हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज आ जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लोगों को लिपि ज्ञान तो हो गया था लेकिन उनकी लिपि या लेखन शैली को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो पूरा पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आ जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में दो आ जाएंगे। कौन कौन से? सिंधु काल आ जाएगा और वैदिक काल आ जाएगा, क्योंकि सिंधु और वैदिक कालीन लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक में तो मौखिक ज्ञान था, मौखिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन सिंधु काल में लिपि का विकास तो हो गया था। मैंने अभी बताया था मोहरों पर लिपि अंकित पाई गई है। इसके अलावा और भी लिपि साक्ष्य मिलते हैं सिंधु काल में, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इतिहास का वह काल जब लिपि का विकास तो हो गया था लेकिन वह पठनीय नहीं है, वह आद्य ऐतिहासिक काल हो जाता है। तीसरा चरण इतिहास का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक एज। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? जब लिपि का ज्ञान भी हुआ था और लिपि को पढ़ भी लिया गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहां से होती है? 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है और इसी ऐतिहासिक काल में जो लेखन शैली मिलती है उसको पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो इन तमाम जानकारियों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि आपको हम आगे बता सकें। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति पूरा मैप के माध्यम से, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, जैसे ब्रह्मगिरी है, टी नरसिंहपुर है, पंचमपल्ली है, संगन कल्लू है, ये पाषाण काल के किस भाग से संबंधित हैं, तो या इनमें से कौन कौन से नवपाषाणकालीन स्थल है, ये सब आपको इस मैप के माध्यम से बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे ना तो इसको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये चीजें आपको मैप के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब इसके अलावा फिर हम इसका पूरा परिचय बताएंगे, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस की बात करेंगे, सर मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा है, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पाषाण काल हमारा, तो कुल मिलाकर के जो हमारा पूरा प्रोग्राम है उसमें हमने इस प्रकार से सेट, अब जैसे पाषाण काल पूरा हो जाएगा तो पाषाण काल से जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी जानकारी के लिए हम आपको पूरा पाषाण कालीन जो प्रैक्टिस सेट होगा उसके बारे में पूरे बताएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा जितना भी जो आपका पहला पेज इसमें नहीं आ रहा है, पाषाण काल के जब प्रैक्टिस सेट हम देंगे तो जितना भी हमारे पास मैटर है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, उन सब से हमारे प्रश्नों के जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो भी हम तैयार यहाँ पर कर लेंगे। इस तरह से आपका ये सेट किया गया है पूरा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के द्वारा हम ये प्रयास करेंगे कि मात्र 65 दिन में ज्यादा से ज्यादा मैटर, दोपहर को क्लास चलेगी 1 बजे, दोपहर को 1 बजे क्लास चलेगी और ये क्लास 1 से 1.5 घंटे की होगी। और मैंने कहा जो लोग अगर लाइव नहीं जुड़ पाएंगे उनके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, वो बाद में कितने बार भी चाहे पार्ट में या इकट्ठा उसको सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो एक क्लास बड़ी हो जा रही है तो उसको कई पार्ट में आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो
लास्ट टाइम तक, एग्जाम तक आप इसको कई बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है बेस्ट होने वाली है। तो इसका लाभ उठाइए, जल्दी से जल्दी हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को परचेज करिए। मात्र 499 रुपीज इसके रखे गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो दूर दराज में बैठे हुए हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा रेगुलर क्लास करना चाहता है, जैसे कमिंग एग्जाम के लिए पूरा फाउंडेशन और डिटेल्स में पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मॉर्निंग में 8:30 बजे से चल रही हैं। 8:30 से लेकर 10 बजे तक की रेगुलर क्लास है जो 12 महीने चलती है। आप सीधे उसको क्लास को ही लाइव किया जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वही क्लास जो कि यहाँ ऑफलाइन है उसी को डायरेक्ट लाइव किया जाएगा। तो उसके लिए भी आप हमारे ऐप पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसमें जो नंबर दिया है उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।